कुछ है, कुछ परेशान कुन सा, कुछ ऐसा जो मुझे आधी रात को नींद से जगा देता है। घबरा जाती हूं मैं। ज्यादातर रातों में मैं रात भर जागती रहती हूँ। एक लिहाफ, बेगम जान का लिहाफ, वो मेरी यादों में हमेशा हमेशा के लिए एक दाग की तरह नक्श है। आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूं। सर्दियों में जब मैं अपने ऊपर लिहाफ डालती हूं तो दीवार पर इसके साए हाथी की तरह हिलने लगते हैं। ये मेरे जहन को माजी की किसी भूल भुलैया में गुम कर देते हैं। वो यादें मेरे जहन में हुजूम की तरह आती हैं। बचपन से मेरी अम्मी कभी भी मुझे बगैर किसी निगरानी के अकेले छोड़ने पर राजी नहीं होती थी। मैं तब बहुत छोटी थी और सारा दिन अपने भाई और उनके दोस्तों से लड़ा करती थी। अक्सर मैं सोचा करती थी कि आखिर मैं इतनी जारहाना क्यों हूँ। मेरी उम्र में मेरी दूसरी बहनें मदा बटोरने में मसरूफ़ थीं, जबकि मैं लड़के लड़कियों से लड़ने में मशगूल रहा करती थी। यही वजह है जब अम्मी आगरा गईं तो उन्होंने मुझे अपनी एक गोद ली हुई बहन के पास तकरीबन 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस घर में कोई भी नहीं है, एक चूहा भी नहीं जिससे मेरी लड़ाई हो जाए। ये मेरे लिए सख्त अजाब था। जब मैं उस दिन बेगम जान के कमरे में बैठी थी, मैंने रब्बो को बेगम जान की कमर पर बहुत ही हसास अंदाज में मालिश करते देखा। बेगम जान के आंसू बहा रही थी और रब्बो के पूछने पर उन्होंने रब्बो के आने से पहले उनकी जिंदगी में क्या हुआ था बयां करना शुरू किया। उन दिनों जब बेगम जान की नवाब से शादी हुई थी, वो एक रूहानी इंसान के तौर पर जाना जाता था। उसने बेगम जान से शादी तो कर ली थी, पर उसे अपने दिगर कीमती सामान के साथ घर में अकेले बंद कर दिया। वो बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाता था, मगर बेगम जान में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। नवाब का उन लड़कों से गहरा लगाव था जिसकी उसने परवरिश की थी। कोई पत्थर से खून नहीं निकाल सकता। नवाब 1 इंच भी ना हिले। बेगम जान ने आखिरकार शिकस्ते दिल होकर किताबों का रुख किया, लेकिन उन्हें सुकून ना मिला। रोमानवी नॉवेल और जज्बाती नज़मों ने उन्हें और भी अफसुर्दा कर दिया। वो ऐसी मोहब्बत की तड़प में बेख्वाब रातें गुजारने लगी जो कभी न थी। वक्त के साथ साथ बेगम जान की सेहत मजीद खराब होती गई। वो एक अरसे से मोहब्बत से महरूम थी और अब शहवत अंगेज नॉवेल भी कुछ काम नहीं करते दिखाई दे रहे थे। वो तन्हा और अफसुर्दा थी। उसी वक्त नवाब ने एक डॉक्टर से मशवरा किया और डॉक्टर के मशवरे पर रब्बो को बेगम जान की मालिश का जिम्मा दिया। रब्बो ने मुस्कुराकर बेगम जान से कहा, उन्हें कभी रब्बो के जाने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर रात मैं और बेगम जान बैठकर शतरंज खेला करती थी। हम साथ में चहकते और कहकहे लगाते थे। मुझे बेगम जान का साथ बहुत पसंद था। मुझे उनसे एक उनसियत सी हो गई थी और उन्हें भी मुझसे मोहब्बत थी। मैं सोने की तैयारी कर रही थी। मैंने देखा रब्बो बेगम जान के पैरों की मालिश के लिए गरम तेल ले जा रही है। गर्चे रब्बो बेगम जान को खुश रखती थी,
लेकिन मैं उनकी मालिश का नज़ारा मुश्किल से बर्दाश्त करती थी। मसाज करवाना अगरचे जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। मेरे दिल से आवाज़ आई, ये बेगम जान इस बदसूरत औरत को अपने करीब आने कैसे देती हैं? मैं रातों को अक्सर जागा करती थी और सहम जाती। गुप्त अंधेरा होता और बेगम जान का लिहाफ इस तरह हिलता जैसे कोई हाथी लिहाफ के अंदर तड़प रहा हो। घबराकर मैंने बेगम जान को पुकारा, बेगम जान। मैं खौफ से बमुश्किल अल्फाज बना सकी। हाथी ने हिलना छोड़ दिया और लिहाफ नीचे आ गया। बेगम जान ने मुझे पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें बताया कि मुझे लगता है शायद हमारे कमरे में कोई चोर है, पर उन्होंने मेरी बातों को कोई अहमियत ना देते हुए साफ इनकार कर दिया। आयतल कुर्सी पढ़ो, उनका मशवरा था, लेकिन मैं बहुत खौफजदा थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ आकर सो सकती हूँ? फिर मैंने 2 लोगों की सरगोशी सुनी। ए खुदा, ये दूसरा शख्स कौन है? मैं वाकई डर गई थी। सो जाओ बच्चे। ये रब्बो की आवाज थी। मैंने अपने चेहरे पर लिहाफ ओढ़ा और सो गई। अगली सुबह वो लिहाफ बिल्कुल मासूम लग रहा था और मैं रात के खौफनाक मंजर को बिल्कुल भूल चुकी थी। मैं हमेशा से तोहम परस्त रही हूँ। रात का खौफ, नींद में चलना और नींद में बातें करना मेरे बचपन में रोजाना के वाकयात थे। हर कोई कहता था कि मुझ पर बदरूहों ने कब्जा कर लिया है, और पिछली रात का वाकया भी मेरे जहन से नापदीद हो गया। उस भरे दोपहर में मैं और बेगम जान पूरा वक्त खेल रही थी। मैं वाकई उनकी सोहबत से लुत्फ अंदोज हो रही थी जब तक कि रब्बो कमरे में दाखिल नहीं हुई थी और बेगम जान को कमरे के एक कोने में ना ले गई थी। मैंने रब्बो को बेगम जान से ये कहते सुना कि उसे फौरी तौर पर रवाना होना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने बेटे से मिलने एक रिश्तेदार के घर जाना है जो निहायत ही गुस्सैल है। बेगम जान रब्बो की सूरत हाल से हमदर्दी का इजहार करना चाहती थी, पर रब्बो से उनका लगाव इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। बेगम जान उसे जाने देने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उन्हें एहसास था कि रब्बो बेबस है, इसलिए उन्होंने उसे जाने से नहीं रोका। रब्बो के जाने के बाद बेगम जान अपने वजूद को खो चुकी थी। उनके जिस्म के हर जोड़ में दर्द था, लेकिन वो किसी का लम्स बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और सिर्फ अपने बिस्तर पर बैठी चाय पीती रहती और रब्बो को याद करती। वो मजीद चिड़चिड़ी हो गई थी क्योंकि रब्बो अपने वादे के मुताबिक वापस नहीं आई थी। बेगम जान की हालत देख मैं बहुत बुरा महसूस कर रही थी और शायद इसीलिए मैं पूछ बैठी कि क्या मैं उन्हें कुछ बेहतर महसूस करने में मदद कर सकती हूँ। बेगम जान ने मेरी तरफ देखा और खामोशी से वहीं लेटने पर राजी हो गई। जब मैंने उनकी पीठ रगड़ी, बेगम जान मुझे उनकी मालिश करने के तरीके पर रहनुमाई करती रही। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनकी मालिश की। बेगम जान आराम महसूस कर रही थी और उन्हें आराम में देखकर मुझे सुकून मिल रहा था। उनकी मालिश करने के एवज बेगम जान ने मुझे कपड़े खरीदने की पेशकश की और इस बार मुझे बेहद खुशी हुई। मैं नए खिलौने और कपड़े लेने के ख्यालों में खो गई।
और ये समझने में नाकाम रही कि मेरे हाथ कहाँ घूम रहे हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर वहीं रख देती जहाँ खुजली होती है, और मैं खिलौनों के ख्यालों में गुम थी। वो बात करते करते बेसाख्ता उसे खुजाती रही। मैं इस बात से बिल्कुल गाफिल थी कि मेरे हाथ कहाँ जाते हैं। वो शरारत से मुस्कुराई और मुझे अपने पास लेटने को कहा। अब वो मेरी पसलियां गिनने लगी। मैंने बेचैनी महसूस की। मैंने एहतिजाजन उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। मैंने गैर महफूज महसूस किया जब बेगम जान ने मेरे जिस्म के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की। हर एक के पास कितनी पसलियां होती हैं? बेगम जान ने मौजू बदला और मैंने जवाब दिया, एक तरफ 9 और शायद दूसरी तरफ 10। मैं भागना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। आज तक जब भी मुझे उसका चेहरा याद आता है, मैं उस लम्हे बहुत बेचैन हो जाती हूँ। उसकी पलकें झुकी हुई थी और सर्दी के बावजूद उसके होठों और नाक पर पसीने के छोटे छोटे कतरे छलक रहे थे। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा होता जा रहा था। मैं खौफज़दा और बेचैनी से बेगम जान के पास लेट गई। वो मेरे जिस्म को ऐसे दबा रही थी जैसे मैं कोई मिट्टी की गुड़िया हूं। न मैं चीख सकती थी, न मैं रो सकती थी। बेगम जान की गहरी नजरें मुझ पर मरकूज थीं। बेगम जान थोड़ी देर बाद रुक गई और थक हार कर वापस लेट गई। वो तेज सांसें ले रही थी और उसका चेहरा पीला और फीका लग रहा था। मुझे लगा कि अब वो मर जाएगी। खौफजदा कदमों से उस रात नींद मुझसे कोसों दूर थी। अम्मी को आगरा से वापस आने में इतनी देर क्यों लग रही थी? मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि बेगम जान ने कुछ इतना भयानक किया है कि उसने मुझे अपने मरकज तक हिलाकर रख दिया। मैं किसी से क्या कहती कि मैं बेगम जान से बहुत डरती थी, जिससे मुझे इतना लगाव था। अगली सुबह बेगम जान ने अपने आप को खूबसूरती से सजा लिया था और इत्र की गर्म खुशबू से मुअत्तर कर लिया था। यकीनन वो यही करती। रब्बो उस दिन जो वापस आ रही थी। वो झूले के करीब बंगले से बाहर निकलकर मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे खिलौने और कपड़े खरीदने की पेशकश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं घर जाना चाहती हूँ, मैंने जोर से पुकारा। दुनिया के तमाम कपड़े और मिठाइयाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं थे। मैं टूट कर रोने लगी, लेकिन फिर रब्बो आ गई। बेगम जान अपने उस अजीब दोस्त को देखकर
इतनी खुश हुई कि रब्बो के इस्तकबाल के लिए झटके से खड़ी हो गई और मुझे अपनी परेशानी की इंतहा पर छोड़ गई। आखिरकार देर रात मैंने कुछ हिम्मत की और सोने के लिए बेगम जान के कमरे की तरफ गई। मैंने जल्दी से अपना बिस्तर बनाया और लिहाफ में घुस गई और एक चूहे की तरह दुबक गई। मैं अभी नींद में डूबने ही वाली थी कि मैंने फिर अजीबोगरीब आवाज सुनी। अंधेरा था और बेगम जान का लिहाफ हाथी की तरह हिल रहा था। वही हाथी जिसका मैंने उन तमाम रातों पहले मुशाहिदा किया था। लिहाफ के अंदर का हाथी उठा और फिर बैठ गया। मैं घबरा गई। ताहम मैंने उस रात कमरे में रोशनी करने का फैसला कर लिया था। मैंने घबरा कर अपनी टांगों को बिस्तर के दूसरी तरफ फैलाकर स्विच को टटोल कर उसे ऑन कर दिया। हाथी ने लिहाफ के अंदर गुलाटी मारी और लिहाफ सीधा हो गया और उसका एक कोना तकरीबन 1 फुट बुलंद हो गया। या खुदा, मैं हाँफने लगी और अपने बिस्तर पर जा गिरी। अम्मी मेरा लड़कों के साथ खेलना हमेशा नापसंद करती थी। अब बताओ, क्या वो आदमखोर है कि खा जाएंगे? जबकि बेगम जान दुनिया के तमाम लोफरों से ज्यादा खौफनाक थी।